हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी कॉम्प्रिहेंसिव मेंस प्रोग्राम। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम की थीम बेस्ड स्टडीज करने वाले हैं और यही तरीका होता है जिससे आपको अपने मेंस एग्जाम की ऑथेंटिक प्रिपरेशन करने को मिलती है। आज की जो हमारी थीम रहने वाली है एग्रीकल्चर, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये थीम बेस्ड प्रोग्राम का एक्चुअल मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि एग्रीकल्चर से आपके जितने भी डायमेंशन होते हैं, आज उन सब डायमेंशंस को आज हम कवर करने वाले हैं। दैट इज वी विल कॉल इट 360 डिग्री कवरेज। अब ऐसा क्यों करने वाले हैं, मतलब एग्रीकल्चर एज ए थीम को ही क्यों चूज किया गया है? इसके लिए मैं आपको पीवाईक्यूज दिखाना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ले जाना चाहूंगा। ये देखिए 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। 2023 के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प्स फार्मर इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ऑब्जेक्टिव बताने थे, कुछ बेजस बताने थे लैंड रिफॉर्म्स के, और ये भी डिस्कस करना था कि लैंड सीलिंग जो है, लैंड होल्डिंग पे जो लगाई गई थी, उसके क्या इंपैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता है कि आपका जो मार्केटिंग कंडीशंस हैं उसके हिसाब से इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है। 2023 का एक और क्वेश्चन है कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करने के ऊपर डिस्कशन की जाती है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि एग्रीकल्चरल सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के अंदर इंक्रीज होने की जब बात होती है तो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस दूसरी कंट्रीज से मिलता है, तो उसकी क्या आउटकम्स हो सकती हैं। मतलब ये हुआ, आप यहां देख सकते हैं एवरेज आपके जो मार्क्स, अगर मैं बोलूं यहां पे, अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करता हूं अकेले एग्रीकल्चर एज ए टॉपिक से, आपको मेंस में कम से कम भी नहीं तो 50 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एग्रीकल्चर एज ए टॉपिक की बात कर रहा हूं। एग्रीकल्चर को अगर आप सब डायमेंशन से पढ़ लेते हैं तो आप 50 प्लस मार्क्स के लिए बड़ी आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं। अब आप सोचिए, सब्जेक्ट पढ़ना तो अलग चीज है, एक अकेले टॉपिक से अगर आप इतना प्रिपरेशन कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफी वैल्यूएबल है। और चलिए ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन का नंबर 2023 में ही नहीं, 22 में भी उतना ही है, आपकी 21 में भी उतना ही है। तो मतलब ऑन एन एवरेज एग्रीकल्चर से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से पूछे जाते हैं। आपको उसके ऊपर फोकस करना है, राइट? चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे सर ई टेक्नोलॉजी तो हो सकता है आपके साइंस एंड टेक में पूछा जाए, डब्ल्यूटीओ वाला हो सकता है इकोनॉमी में पूछा जाए। मैं आपको कहना ये चाहता हूं एग्रीकल्चर एज ए थीम हम डिस्कस करने वाले हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट GS1 या 3 या आपका जो भी पार्ट है एनवायरमेंटल या कुछ ऐसा कवरेज नहीं है। हम कवरेज करेंगे जनरल स्टडी के हिसाब से एग्रीकल्चर का ओवरऑल 360 डिग्री कवरेज। तो देखिए एग्रीकल्चर के अंदर अगर कोई भी बंदा आंसर लिखता है तो वो आंसर दूसरे से डिफरेंट कैसे होगा? मैं आपको सीधी सीधी एक चीज बता देता हूं, यू शुड कोट सम इंपॉर्टेंट डेटा हेयर। अगर आप इंपॉर्टेंट डेटा को कोट नहीं करते हो तो आपकी एक जेनेरिक स्टेटमेंट आपकी इरेलेवेंट स्टेटमेंट के बराबर ही होगी। दैट्स वाई आपको डेटा को कोट करना जरूरी है। अपने जो भी आप सपोर्ट आर्ग्यूमेंट लिखते हो, एक तो आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स होने चाहिए, उसके साथ साथ में आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए डेटा का होना बहुत जरूरी है। और इन दोनों चीजों पे आज हम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एग्रीकल्चर की अगर बात बताऊं, क्यों एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपके एग्जाम में एक अकेले टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसकी इंपॉर्टेंस का सबसे बड़ा कारण है एग्रीकल्चर अगर जीवीए में बात की जाती है तो लगभग 18.2% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के अंदर। और वहीं अगर एग्रीकल्चर की मैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर बात करूं तो लगभग 44.4% डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट होगा तो नंबर और बढ़ जाएगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है आपका वो एग्रीकल्चर से मिलता है। अब आप सोच सकते हैं किसी देश की 140 करोड़ जनता में से 45% के अप्रोक्स अगर एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है तो फिर वो सेक्टर आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए। एंड दैट्स व्हाई क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अगर आप सबसे एक बेसिक सी चीज देखोगे कि सर इतनी बड़ी पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या हम इसको बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इंडिया का टोटल जो एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया के पास में, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर
जोग्राफिकल एरिया वी डू हैव, उस जोग्राफिकल एरिया का लगभग 45% आपका किस में जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर जाता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर डेडिकेट होता है। तो दैट्स अ बिग एरिया, क्योंकि अगर किसी भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा एरिया है जो एग्रीकल्चर के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो मतलब दैट्स अ वेरी वेरी लार्ज एरिया। एंड इवन अगर मैं प्लांटेशन वगैरह को इसको इंक्लूड कर लूं तो ये एरिया अप्रोक्सीमेटली 50%, मतलब 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया वहां पहुंच जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई ना, डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। मैं आपको बताता रहूंगा बार बार कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये चीजें यूज कर लेनी है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, अगर मैं एग्रीकल्चर की कुछ बात करूं, थोड़ा सा एक ओवरऑल एनालिसिस की मैं बात करूं एग्रीकल्चर से, तो मुझे ये पता लगता है कि एग्रीकल्चर में काफी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर सिचुएशन की अगर मैं इंडिया में बात करता हूं, तो आपको भी पता है फार्मर की सिचुएशन काफी वनरेबल है। अब वनरेबल है तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? मैं आपको 6 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं। ये 6 सेट ऑफ प्रॉब्लम काफी ब्रॉड है, और आप एग्रीकल्चर पे जब भी बात होती है इस डेटा के साथ कोट करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 6 पॉइंट आपको डायरेक्ट मिलते हैं यहां से। जब भी आपको बात की जाए कि एग्रीकल्चर ग्रो क्यों नहीं कर रहा, एग्रीकल्चर में क्या इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म ला सकते हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स को आप कर सकते हो, इतना परसेंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है। मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर मार्जिनल और स्मॉल फार्मर ज्यादा हैं, और कितने ज्यादा हैं, 86.2% जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है ना, वो क्या करती है आपका, सिर्फ टोटल एग्रीकल्चर लैंड के 47% पे एग्रीकल्चर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास तो सिर्फ 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेडिकेट होता है 86% फार्मर को, और बच गए जो 14% फार्मर हैं आपके, उनको अलग से 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। मतलब कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी है। देयर आर सर्टेन फ्यू नंबर ऑफ फार्मर जो काफी बड़े हैं, और बाकी सारे फार्मर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, और ये इनइक्वालिटी यहां देखने को मिलती है। दूसरा, देखिए इंडिया एक मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट सिचुएशन में रहता है, सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, और हमारी जो मॉनसून है वो इंटरकनेक्टेड है टू द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई हमारी रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। अराउंड 52% जो हमारे पास कल्टीवेबल लैंड है वो रेन फेड है। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर रेनफॉल होता है तो प्रोडक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता। मतलब इट डिपेंड ऑन नेचर, दैट्स अ प्रॉब्लम। फिर हमारे पास जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सफिशिएंट नहीं है। इनको मैं थोड़ा और ब्रॉडन करने वाला हूं। मैं ये कहता हूं, पोस्ट हार्वेस्ट अगर मैं बात करूं ना, फार्मर ने हार्वेस्टिंग कर ली, उसके पास प्रोडक्शन आ गया, उसके बावजूद भी 14 से 16% का लॉस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम की वजह से होता है। एंड देन एग्रीकल्चर के अंदर अगर प्राइसेस की बात की जाए, तो चाहे हम फूड सिक्योरिटी का हवाला दें या किसी और चीज का हवाला दें, लेकिन प्राइस कैप तो इस पे रखा जाता है, प्राइस हाई नहीं होता। बट जो इनपुट लेवल की मैं बात करता हूं ना, जैसे मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जो प्राइस राइज होता है ना एमएसपी, वो लगभग एवरेज है उसका 5% एनुअली राइज होता है। लेकिन एग्रीकल्चर इनपुट के राइज होने का परसेंटेज पता है क्या है? अराउंड 9%। क्योंकि इनपुट आती है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से, और इंडस्ट्रियलिस्ट नो देयर इंटरेस्ट कि उनको प्रॉफिट कमाना है, एंड दैट्स व्हाई वो प्राइस को लगातार बढ़ाते जाएंगे। अब किसी भी एक्टिविटी के अंदर, इकोनॉमिकल एक्टिविटी में, आप इनपुट की राइज कर रहे हो काफी एक्सपोनेंशियली, 9% से राइज हो रहा है, और आपका जो आउटपुट राइज हो रहा है वो सिर्फ 5% से, वो भी अश्योरेंस नहीं है। तो आप समझ सकते हो ये काफी बड़ा डिफरेंस आपको यहां नजर आ जाता है, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, बिग इशू। और फिर रह जाता है क्लाइमेट चेंज। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 2023 हमने मिलेट ईयर के ऊपर फोकस किया था, लेकिन क्यों किया था? क्योंकि मिलेट एक ऐसी क्रॉप है जो ड्रॉट प्रॉन है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे पास वाटर की स्कैरसिटी है, एंड वी नीड सच काइंड ऑफ क्रॉप्स। दैट्स व्हाई आप ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो अपना पॉइंट। अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज होता है ना, तो मेरे पास एग्रीकल्चर आउटकम 1.7% से कम हो जाता है, ऐसा आईएमएफ का कहना है। आईएमएफ का कहना है कि 1 डिग्री सेल्सियस से क्लाइमेट राइज हुआ, चेंज हुआ, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, वार्मिंग हुई, तो आपका 1.7% से एग्रीकल्चर इनपुट डिक्रीज हो जाता है। अब आप ये एस्पेक्ट देख सकते हो, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे एग्रीकल्चर वर्स्ट सिनेरियो में चला जाएगा। फिर इन चीजों को टैकल कैसे कर सकते हैं सर? कुछ मैकेनाइजेशन वगैरह हो, कुछ अच्छी फैसिलिटीज हो, वो भी हमारे पास लैक करती हैं।
40 to 45% हमारे पास मैकेनाइजेशन है, जो कि 60% चाइना में है, और यूएस में तो हैरानी की बात है 95% फार्मर के पास मैकेनाइजेशन है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इनपुट महंगा होता जा रहा है, उसके साथ साथ में फार्मर के ऊपर डेप्ट और जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो भी काफी ज्यादा है। इंडिया के फार्मर पे एवरेज डेप्ट जो है वो है 45,000 रुपीज पर फार्मर, एंड दैट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कुछ आपके पॉलिसी या इंस्टीट्यूशनल पार्ट्स की, तो दे आर टोटली फेल। पॉलिसी पार्ट जो है टोटली फेल देखने को मिलता है। जैसे एमएसपी है 23 क्रॉप्स के लिए है, अब फार्मर को एक तरीके से कंपेल किया जा रहा है कि आप इन 23 क्रॉप्स को ही ग्रो करो। अब उसमें से कुछ क्रॉप का एमएसपी ज्यादा है, कुछ का कम है, कुछ स्टेट में है कुछ में नहीं है, तो इनइक्वलिटी भी अपने एक्सट्रीम लेवल पे है। और उसके बाद में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो काफी एक्सट्रीम सिचुएशन में है। तो ये है एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, 10 पॉइंटर्स विद द डेटा। इफ यू विल कॉट यू विल गॉट द मैक्सिमम मार्क्स। देखो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन तो कोई भी कर सकता है। पहली चीज तो 10 पॉइंट मेंशन करना चैलेंज होगा, 6 से 7 कोई भी कर देगा, बट उसके बाद में राइट पॉइंट को राइट डेटा से सपोर्ट करना जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको अपनी पीडीएफ भी शेयर करूंगा। ये कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आएगी। यू कैन लुक अपॉन द पीडीएफ, सेव इट, और इसको रिवाइज करके अपने मेंस एग्जाम को अभी देना है आपको। अब देखो काफी बार क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर को वुमेन्स के साथ में एसोसिएट किया जाता है। हालांकि ये एक सोसाइटी का क्वेश्चन बन जाता है कि सोसाइटी में वुमेन जो है वैसे भी अनप्रिविलेज्ड है, उसके बावजूद अब एग्रीकल्चर में जब बात की जाती है कि एग्रीकल्चर और वुमेन का कैसा इंटीग्रेशन चल रहा है, ये थीम जो है मतलब एग्रीकल्चर की एक सब थीम हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किस लेवल पे है। तो मैं ये कहूंगा, देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 75% जो फीमेल वर्कर्स हैं दे ऑल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। मतलब काफी बड़ा नंबर है फीमेल्स का जो एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन यहीं पे मेल वर्कर की बात करूं तो 48% मेल वर्कर, 75% फीमेल वर्कर, 48% मेल वर्कर। तो लगेगा सर अच्छी बात है, वुमेन ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन अब इसके आगे देखो अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे अगर मैं रूरल वर्कर्स की बात करता हूं, फीमेल वर्कर्स की, तो 85% वो पहुंच जाता है 75 की बजाय। बट जो फीमेल वर्कर्स हैं उनके अंदर 55% सिर्फ लेबर के तौर पे काम करती हैं। मतलब दे आर नॉट द ऑनर ऑफ द पर्टिकुलर लैंड, सी इज ए लैंड लेस लेबर। ठीक है ना? अगर मैं असेट की बात करता हूं ना कि कितनी फीमेल्स के नाम पे लैंड है, सिर्फ 15% वुमेन हैं जो कि लैंड ऑन करती हैं। और अगर मैं बात करूं कि जैसे पीएम किसान योजना है जिसमें फायदा मिल रहा है क्या, 2000 रुपीज इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में जाती है सालाना, और 6,000 रुपए फार्मर को मिलते हैं। अब आप सोच के देखो 75% फीमेल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन एग्रीकल्चर, बट पीएम किसान में सिर्फ 25% को बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लैंडलेस लेबर हैं, ना उनका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना उनके पास में कोई लैंड होल्डिंग है। तो एक्चुअली हाउ वी गेट टू नो कि शी इज अ फार्मर और नॉट, एंड दैट्स अ क्रिटिकल इशू। एंड इवन वुमेन बिकॉज दे आर लैंडलेस लेबर, इसलिए वो बैंक को अप्रोच भी नहीं करती अगर वो एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा करना चाहती हैं तो, क्योंकि विदाउट कोलेट्रल बैंक उनको लोन नहीं देता, एंड दैट्स अगेन बिकम अ क्रिटिकल सिचुएशन। अब एक और पार्ट एग्रीकल्चर का आता है जो आता है आपका ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का। आज के टाइम पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इंडिया की अगर बात करूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया इज फर्स्ट। ठीक है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपकी एरिया की, तो हमारा नंबर आता है 9th ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। अगर स्टेट्स की इनिशिएटिव की बात करूं तो यू नो वेरी वेल कि सिक्किम जो है आपका वो फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। बट सिक्किम एक छोटा सा एरिया है। अगर मैं एरिया वाइज बात करता हूं तो एमपी, मध्य प्रदेश के पास सबसे बड़ा एरिया है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। इंडिया के टोटल एरिया का 27% एमपी कंट्रीब्यूट करता है। दैट्स अ बिग नंबर, बिग एरिया, काफी लार्ज एरिया जो है वो कंट्रीब्यूशन में देखने को मिलता है, राइट? अब हम कुछ की स्टैटिस्टिक्स पे बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन, मैंने बोला 9th हमारा नंबर है, कितना प्रोडक्शन हो जाता होगा? अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2.75 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है। तो देखिए
अगर आप अपने क्वेश्चन को ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन आता है तो अगर आप उसको कुछ इस तरीके से लिखते हो, ठीक है ना, आपका जो लिखने का तरीका होगा अगर वो कुछ ऐसा है कि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया इज रैंक 9th with 2.75 million ton of production approximately. It makes you represent in such a way to the examiner कि yes you are well read person. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर सुना और आप आ गए हो यहाँ पे, ऐसा नहीं। अब देखो इसके अंदर होता क्या है यार कि जैसे मार्केट एक्सेस हो गया, कंज्यूमर अवेयरनेस हो गया, आपकी टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हो गया, इवन अफोर्डेबिलिटी, ये काफी बड़ा सवाल आ जाता है जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्कीम चलाई है जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें हम अपने ओल्डर मेथड्स को यूज करके एग्रीकल्चर को करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक वाला पार्ट अभी चैलेंज पे है, ठीक है ना। तो मतलब ये देख सकते हैं हम कि काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, चाहे वो इनलार्ज फार्मर के लिए हो या फीमेल फार्मर के लिए हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एग्रीकल्चर में मार्केट का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा नहीं हो पा रहा है। अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कि सर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर भी अगर राइज हो जाता है तो 1.7% से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन चेंज होता है। तो ओवरऑल आई विल से कि एग्रीकल्चर के अंदर डिस्ट्रेस है। अब सवाल ये है कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सर एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर है, इकोनॉमी का क्वेश्चन, तो अगर इसमें डिस्ट्रेस आता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस के पॉइंट्स को आप कुछ इस तरीके से कवर करेंगे। एक तो फार्मर सुसाइड बढ़ता है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 11,290 फार्मर पर ईयर सुसाइड कमिट करते हैं, ये रिकॉर्ड है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से। तो मतलब ये अप्रोक्सीमेट काफी बड़ा नंबर हो जाता है जो कि ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस से बढ़ता है। रूरल पॉवर्टी बढ़ती है, 22% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्यों? एग्रीकल्चर में स्ट्रेस आता है, उनकी एक फिक्स इनकम जो है इंपैक्ट हो जाती है। इसी की वजह से माइग्रेशन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बताऊंगा, एनएसएसओ का डेटा कहता है 2020 के अंदर 1.5 मिलियन पीपल दे माइग्रेटेड फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनके पास में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही थी। इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये पता लगता है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। जीडीपी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो जाती है अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर डिस्ट्रेस देखते हैं तो, और कितना लगभग 2 to 2.7% के आसपास एग्रीकल्चर का डिक्लाइन देखने को मिलता है। होता क्यों है? क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रेस जब मेजर करते हैं ना, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रूरल डिमांड। डिमांड इन द रूरल एरिया इफ इट इज गोइंग डाउन तो इकोनॉमी के अंदर फिर प्रोडक्शन करने से फायदा नहीं होने वाला। टोटल में आपकी मार्केट जो है वो स्लगिश हो जाएगी, नीचे जाएगी। अब और क्या देखने को मिलता है? वी हैव द इशू फॉर फूड सिक्योरिटी। भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारा सारा डिपेंडेंसी तो क्या है? फूड सिक्योरिटी कहां से इंश्योर हो रही है? एग्रीकल्चर से। 50 मिलियन पीपल आर एट द रिस्क ऑफ द फूड सिक्योरिटी। 50 मिलियन पीपल मतलब लगभग आपकी जो पॉपुलेशन का 40% जो है आपका वो किस में है? स्ट्रेस में आने वाला है फूड सिक्योरिटी के लिए। फिर भाई आपके 30 मिलियन हेक्टेयर का लैंड जो है लगभग इंडिया का, वो ज्यादा केमिकल यूज करने से, आपके क्लाइमेट चेंज से, उसकी उनकी सब चीजों के कॉम्बिनेशन से, आपके पेस्टिसाइड्स का यूज करने से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता जा रहा है। तो वो भी एक कॉन्सिक्वेंस है। अब एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस आएगा, फार्मर और ज्यादा आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन सब का यूज करेगा एंड दैट बिकम मोर क्रिटिकल इन नेचर। ठीक है। अब देखो मैंने बताया आपको कितनी बड़ी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, तो सोशल अनरेस्ट तो होगा ना भाई। सोशल अनरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं बात करूं तो 10 मेजर फार्मर प्रोटेस्ट जो हैं एनुअली हमें देखने को मिलता है। 10 मेजर फार्मर प्रोटेस्ट। आपको कुछ फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में तो अवेयरनेस है, लेकिन एवरेज हमें 10 मेजर फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि एग्रीकल्चर पे स्ट्रेस आता है, फार्मर की इनकम हैम्पर होती है। फिर इसके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। पुअर लिविंग कंडीशंस की वजह से 15% फार्मर ऐसे हैं जो सिर्फ पुअर लिविंग कंडीशंस की वजह से सफर करते हैं।
और अगर मैं बात करूं जहां तक फ्यूचर जनरेशन की, तो मुझे पता लगता है 60% के लगभग जो रूरल यूथ हैं, दे आर अनविलिंग टू टेक फार्मिंग एज देयर प्रोफेशन, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी लैंड नहीं है। लैंड है तो इनपुट इतना महंगा है कि आउटपुट में कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। और हम अभी ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको अंडरमाइन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम केमिकल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हम परंपरागत कृषि विकास के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट्स द क्रिटिकल इशू जो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। तो देखो, सबसे बड़ा जो इशू आता है यार एग्रीकल्चर के अंदर, वो जिसपे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स अबाउट फार्मर सुसाइड। आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस या एनवायरमेंटल में डिस्ट्रेस आपके फार्मर सुसाइड को प्रमोट करता है। एक्सप्लेन हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस, हम कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, ये फार्मर सुसाइड जो है वो अगेन सोसाइटल टॉपिक है, लेकिन एग्रीकल्चर से मिला हुआ है। तो यही होता है 360 डिग्री कवरेज। उसका कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डिस्कशन में आपको देता हूं। देखिए, अगर मैं कारण बताऊं आपको कि व्हाट आर द रीजंस कि फार्मर सुसाइड के सबसे बड़े कारण क्या हैं, तो सबसे पहला कारण है इनडेप्टनेस। इंडिया के अंदर 52% एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जो है, 52% दे आर इन डेप्ट, मतलब वो कर्जे में हैं। और एवरेज जो मैंने बताया था 47,000 पर हाउस होल्ड, नाबार्ड का बताना है कि ये जो है आपका कर्जा जो डेप्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। दूसरा कारण है क्रॉप फेलियर, चाहे ड्रोट हो, चाहे फ्लड हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे कोई डिजीज स्प्रेड हो। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ड्रोट जो है, फ्लड जो है, पेस्ट का अटैक जो है, डिजीज स्प्रेड जो, उससे हमारे पास क्रॉप फेल होती है, प्रोडक्शन फेल होता है, एंड दैट बिकम अगेन क्रिटिकल। अब बाई चांस फार्मर के पास में जो प्रोड्यूस होता है उसमें एग्रीकल्चरल प्राइसेस लो देखने को मिलते हैं। देखिए, एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हर फार्मर एमएसपी का फायदा नहीं उठा पाता। पहली तो चीज, हर स्टेट की फंक्शनिंग सेम नहीं है। दूसरी चीज, हर फार्मर को एपीएमसी तक पहुंचना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसकी वजह से मैं कहूंगा कि जो आपके मेजर क्रॉप्स है ना, वो भी 20 to 30% बिलो एमएसपी सेल होती है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इनपुट कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है और आउटपुट के अंदर हमारे पास लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये जो इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, इसकी वजह से फार्मर सुसाइड बढ़ता है। फिर जस्ट इन केस, क्योंकि रेगुलर इनकम नहीं है और फार्मर वांट्स टू टेक सम शॉर्ट ऑफ लोन, तो हमारे पास एक्सेस ऑफ क्रेडिट इसके पास अवेलेबल नहीं है। आपको बाहर से जो है मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ता है, जिसका इंटरेस्ट काफी हाई होता है। ठीक है, दैट्स आल्सो इशू। और जहां तक सवाल है इरिगेशन फैसिलिटीज का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, तो इरिगेशन से ही हम इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। वो इरिगेशन फैसिलिटीज भी हमारे पास अच्छी अवेलेबल नहीं है, दे आर आल्सो इन द बैड स्ट्रक्चर। अब आता है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर कैसे, क्या सोशल प्रेशर से फार्मर सुसाइड होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए, सोशल प्रेशर किस टाइप का, सोशल प्रेशर जैसे कि इंक्लूडिंग डाउरी, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस की बात करूं मैं, एजुकेशन कॉस्ट की बात करूं मैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोअर मिडिल क्लास को काफी ज्यादा सफर करने पे मजबूर कर देती हैं। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज वैसे तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट यू नो इन इंडिया दिस इज नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल। और जस्ट इन केस फार्मर अगर इस चीज को करने की कोशिश करता है, तो वो इनकैपेबिलिटी है, फार्मर उसको नहीं कर पाता है, और वो एक रियल इश्यू देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड और नंबर में बढ़ जाते हैं। तो सोशल प्रेशर इज ए क्रिटिकल कंडीशन। क्लाइमेट चेंज में आपको बता ही चुका हूं, 1 डिग्री सेल्सियस राइज से आपका 1.7% का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और जहां तक सवाल है पॉलिसीज का, तो वो भी फेल देखने को मिलती है। सिर्फ 6% फार्मर ऐसे हैं जिनको कि प्रॉपर एमएसपी का बेनिफिट मिलता है। मेरा नहीं कहना है, एनएसएसओ का कहना है। एनएसएसओ ने बताया कि 2016 में 6% फार्मर ने एमएसपी का बेनिफिट लिया था। अब आप समझ सकते हो यार कि 6% अगर ग्रोथ हुई भी होगी तो कितने परसेंट। लेकिन फार्मर तो, हर कोई फार्मर क्रिटिकल कंडीशन के अंदर, वी नीड टू टेक सम स्टेप्स। अब कैसे कर्व कर सकते हैं इसको, तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने बताया है आपको उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, नोट डाउन कर लो, रीड आउट करना, याद करके जाना, लिखना अपने एग्जाम के अंदर। एक तो डेप्ट रिलीफ प्रोग्राम, जैसे 2017 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी फार्मर के लोन माफ किए थे। इससे हमें पता लगा 30 लाख फार्मर को बेनिफिट हुआ। ऐसी क्रॉप इंश्योरेंस अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो तो बेटर होगा। जस्ट इन केस, जैसे प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना, आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग, इंप्लीमेंट इट इन प्रैक्टिकल वे। दूसरा, सिर्फ 23 क्रॉप्स नहीं और सिर्फ नाम पे नहीं, एमएसपी को इंश्योर किया जाए। दूसरा नेक्स्ट क्या होगा, इनपुट्स जो हैं जैसे कि सीड्स, क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी और पावर सप्लाई, मैकेनाइजेशन, ये जो इनपुट है इनको सब्सिडाइज किया जाए। क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस जो है वो फार्मर को समझाई जाएं, जैसे कि हमने ज्यादा फोकस किया कि भाई आप मिलेट वगैरह ग्रो कर सकते हो, तो ये नॉलेज हमें फार्मर तक पहुंचानी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ सपोर्ट जो होना बहुत जरूरी है। WHO के अकॉर्डिंग है कि अगर हम मेंटल हेल्थ भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फार्मर को, तो हम फार्मर सुसाइड को कम से कम नहीं तो 20 to 25% से रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये भी है कि हम हेल्थ के अंदर मेंटल हेल्थ को तो कभी कंसीडर ही नहीं करते। इवन समवन इज चैलेंजिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ, तो जल्दी से एडमिट करना भी पसंद नहीं करते कि यस आई एम चैलेंजिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ, दैट्स अ क्रिटिकल इशू। फिर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है उसको बढ़ाया जाए। मतलब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, आरबीआई का ये कहना है कि देखो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को हमें ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए और 70% कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फार्मर तक पहुंचे। इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो भी बढ़ानी चाहिए। हमें यहाँ पे भी अपना इरिगेशन फैसिलिटीज को अभी कितना है, अभी तो हमारे पास 30% की अप्रोच है, उसको 70% बढ़ाना है। कब तक? 2025 तक। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास मार्केट रिफॉर्म्स आने चाहिए। देखिए जैसे ई नाम है, तो वो अच्छा एक इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज किया गया है, लेकिन अभी भी ये सिर्फ 18 स्टेट ने अडॉप्ट किया है 1000 मंडीज के अंदर। स्केल अप करो और फार्मर को इसके लिए अवेयर करवाओ। तो अवेयरनेस के लिए एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं वो भी जरूरी हैं। नाबार्ड का कहना है कि अगर हम ऐसा कुछ कर पाए तो हमें 20 to 30% सोसाइटी के अंदर फिर से डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। मतलब हम फार्मर सोसाइटी को काफी आराम से बचा सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका ये बहुत आसानी से बनता है कि फार्म वेविंग जो है, लोन वेविंग जो है, फार्म लोन जो है उनको माफ कर देना वो अच्छा है, बुरा है, क्या है, कैसा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो मैं आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बताता हूं और फिर मैं आपको आंसर का तरीका बताता हूं, ठीक है? देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या होगा, जैसे मैंने बताया 2017 में महाराष्ट्र ने लोन वेव किया और आपको लगभग लगभग मतलब 34,000 करोड़ का बर्डन आया, लेकिन 90 लाख फार्मर को फायदा मिला, तो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है ना? इमीडिएट जो है रिलीफ मिल जाता है इससे। इससे क्या हुआ, आपको ये पता लगेगा कि 15% डिक्रीज हुआ फार्मर सुसाइड महाराष्ट्र के अंदर। 2017 के लोन वेविंग के बाद 15% का आपका क्या हुआ, सुसाइड जो है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आया। अब देखो ये अथेंटिक डेटा होता है जो आपको यूज करना है। आप लिखोगे लोन वेविंग से सुसाइड कम होता है, या आप ये लिखोगे कि 2017 में महाराष्ट्र ने किया और 15% से फार्मर सुसाइड कम हुए। डिफरेंस है इस बात में। दोनों बंदों ने बात एक ही कही है, लेकिन एक ने सपोर्ट नहीं किया, दूसरे ने डेटा के साथ सपोर्ट किया, एंड दैट इज नेसेसरी, ठीक है ना? और क्या करना चाहिए हमें, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको रिविटलाइजेशन के अंदर जाना चाहिए हमें। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, वी शुड इंक्रीज इट। फिर रूरल स्पेंडिंग जो है उसको जैसे भी हो बढ़ाया जाए। हमने देखा है कि जब लोन वेविंग होती है तो रूरल स्पेंडिंग बढ़ती है। जब रूरल स्पेंडिंग बढ़ती है तो फिर हमारे पास इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमी बूस्ट करती है। फिर आता है एक साइकोलॉजिकल रिलीफ। 70% ऑफ फार्मर वो लेस स्ट्रेस्ड फील करते हैं जब लोन वेविंग हो जाती है, तो फिर उनके लिए काफी साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो डेफिनेटली मिनिमाइज हो जाता है। अब इसके सवाल है कि नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। तो देखिए यार, फार्म में लोन वेविंग जो वाला एस्पेक्ट है उसके लिए एक ये तो है कि यस एक मोरल हैजार्ड बन जाता है, लोगों के मन में ये आ जाता है कि यार माफ तो हो ही जाना है, क्यों ही भरना है, तो ये एक पॉसिबिलिटी। फिर फिस्कल बर्डन की बात की जाती है। फिस्कल बर्डन गवर्नमेंट पे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपको लगभग लगभग क्या हो गया, 34,000 करोड़ का बर्डन गवर्नमेंट पे आया, तो यहाँ पे भी फिस्कल बर्डन तो गवर्नमेंट पे आएगा ही। और फिर हमारे पास ये भी पता लगता है कि 36% ही मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लोन लेने जाते हैं, उनका माफ हो जाएगा। बाकी का क्या, जो कि मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, उनको कैसे ठीक कर पाओगे?
और एक्चुअल बात तो ये है कि ये जो लोन वेविंग वाला एस्पेक्ट है, ये टेम्पररी रिलीफ है, ये परमानेंट रिलीफ नहीं, और इससे हमारे पास क्रेडिट मार्केट भी डिस्टोर्ट होती है। ठीक है, सवाल ये है कि सर क्वेश्चन वैसा आया तो आंसर क्या देंगे? आंसर आपको सिंपली यही कहना है कि देखो बेनिफिट तो हैं, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, क्लाइमेट चेंज है, लगातार 2 3 4 साल से क्रॉप फेलियर हो रहा है, तो अब उसमें फार्मर कुछ कर नहीं सकता है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट शुड कंसीडर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ओके है, अच्छा रेनफॉल हुआ, अच्छा प्रोडक्शन हुआ, तो भी आप उसके लिए जाओगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है, गवर्नमेंट अब फोकस कर रही है फार्मर की इनकम को डबल करने का। तो क्वेश्चन यहां भी बनता है, क्योंकि ये काफी बड़ी न्यूज रहती है, फार्मिंग की इनकम डबल करना, फार्मर्स की इनकम डबल करना, हाउ वी विल बी एबल टू डू दैट। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, सेम स्टेप्स। एक तो पहले वाले स्टेप जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, इसके साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज आप डिस्कस कर सकते हो। अशोक दलवाई कमेटी बनी थी 2016 में, और इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी बताई थी फार्मर की इनकम को डबल करने का, क्योंकि टारगेट था 2022 तक। तो क्या स्ट्रेटेजी थी, उनमें से कुछ यूज कर सकते हो आप। जैसे प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है। स्ट्रेंथनिंग द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक नॉर्मल सा पॉइंट है। उन्होंने बोला था वैसे कि आप फार्मर की इनकम को अगर आप एक डेटा यूनिफाई कर लेते हो, एमएसपी अच्छा डिक्लेयर करते हो, एक यूनिफॉर्म वे में करते हो, तो 20 to 30% फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी। यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया था, जिसकी वजह से 10 to 20% फार्मर का लॉस होता है, और ये आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, रेस्ट जो आपके रिकमेंडेशंस थी वो सेम थी, जो कि हम फार्मर की सुसाइड को कम करना चाहते हैं उसके लिए हैं, तो वो बाकी चीजें, लेकिन पोस्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। पोस्ट हार्वेस्टिंग में पहले ही बता चुके, 10 to 20% फार्मर का लॉस जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग में हो जाता है, वो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, फार्मर के सुसाइड देखने को, सॉरी, फार्मर सुसाइड काफी ज्यादा है, फार्मर के प्रोटेस्ट भी हमें लगातार देखने को मिले, और मुद्दा था एमएसपी का। तो एग्रीकल्चर के अंदर एमएसपी को डिस्कस करना वो भी बहुत जरूरी है, उसको समझना भी बहुत जरूरी, ताकि एमएसपी से एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसको बड़ी आसानी से टैकल कर सके। एमएसपी क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कब डिक्लेयर किया जाता है सर, जब क्रॉप ग्रो की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करती है। क्या कहा जाता है कि अगर आपकी क्रॉप नहीं बिकती है तो एमएसपी पे हम आपकी क्रॉप को परचेज कर लेंगे। इससे क्या होता है, फार्मर को एक स्टेबल इनकम जो है वो प्रोवाइड होती है, यही हमारा टारगेट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये रिकमेंड करता है कि इस क्रॉप के लिए एमएसपी होना चाहिए, इसके हिसाब से हम प्रोड्यूस करें। गवर्नमेंट, जब फार्मर को पता लग जाता है कि ये एमएसपी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसी के हिसाब से वो इनपुट भी देता है, आउटपुट निकालने की कोशिश करता है। दैट सॉर्ट ऑफ टारगेट फार्मर यूज्ड टू हैव। प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड कवरेज है, 6% फार्मर ही हैं जो कि इसका फायदा उठा पाते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी काफी ज्यादा है, कुछ स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, एमपी ये तो बड़े अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर नहीं हो पाता। इन्फ्लेटेड प्रोक्योरमेंट है, कैसी? इंडिया ने देखा कि 25% सरप्लस राइस प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ी, क्योंकि फार्मर क्या देखेगा, इस क्रॉप का एमएसपी डिक्लेयर हुआ है, हम सबसे ज्यादा यही क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, तो जितना गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा उनको खरीदना भी पड़ता है, उससे फिस्कल बर्डन आता है, तो डेफिनेटली वो तो आता ही है। ठीक है, दैट इज नेचुरल फिस्कल बर्डन। अब फिस्कल बर्डन के साथ साथ में मार्केट डिस्टोर्शन होता है। एमएसपी क्या कर सकता है, मार्केट को डिस्टोर्ट कर सकता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि लिमिटेड क्रॉप्स पे एमएसपी है तो वही क्रॉप ग्रो करेंगे, बाकी क्रॉप्स को नहीं करेंगे, दैट्स अ इशू। इंप्लीमेंटेशन इश्यूज भी हैं, कई बार आपकी पेमेंट्स डिले हो जाती हैं, कई बार फार्मर को अवेयरनेस नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इसका नहीं हो पाता। एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के अंदर क्या हुआ, मेनली पंजाब के अंदर, कि एमएसपी राइस के लिए ग्रो ज्यादा डिक्लेयर किया गया, और राइस के लिए एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद में फार्मर ने राइस को ग्रो करना स्टार्ट किया, जिससे कि ओवर इरिगेशन हुआ, सॉइल सलाइन हो गई, ग्राउंड वाटर कम हो गया, दैट बिकम ए प्रॉब्लम। और फिर इसी के साथ साथ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हर पार्टी चाहती है कि हम सब लोगों को खुश करें, और वो एक दूसरे की टांग खींचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एमएसपी को इंक्रीज करती हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? तो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं उन सब का सोल्यूशन आप दे सकते हो कि भाई बेटर मार्केट डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, एनवायरमेंटल कंसर्न को टैकल करें हम, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोक दें हम, और हमारे पास जो लिमिटेड कवरेज है उसके बजाय सभी क्रॉप्स को एमएसपी में लाना चाहिए, ताकि सभी लोग आराम से उसको टैकल कर सकें, सभी क्रॉप्स ग्रो की जा सके। राइट, कर सकते हैं।
अब देखो यार, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, दीज आर शॉर्ट ऑफ सम एरियाज जिसके ऊपर अगेन अलग अलग पार्ट पे क्वेश्चन पूछा है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर सीड्स पे एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, फर्टिलाइजर के ऊपर भी बन सकता है, पेस्टिसाइड्स पे भी बन सकता है, इरिगेशन पे, लैंड पे, टेक्नोलॉजी पे, प्रोसेसिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। जैसे अभी बोला कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से एग्रीकल्चर के अंदर क्या फायदा हो सकता है, तो एग्रीकल्चर एज ए टॉपिक है, लेकिन ये आपकी और सब थीम्स बनती हैं जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं ताकि एग्रीकल्चर का आउटकम जो है हमारे पास बढ़ सके। तो मैं आपको इसके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसे सीड्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या इश्यूज आते हैं सीड्स के अंदर। एक तो क्वालिटी सीड्स नहीं मिलते हैं, 20 to 30% जो मार्केट के अंदर सीड्स हैं वो क्वालिटेटिव नहीं है, वो काफी लो क्वालिटी है, चीप क्वालिटी, जिससे प्रोडक्शन जो है चेंज हो जाता है। और क्या हो सकता है, सर्टिफाइड सीड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे पास, और अगर हो भी जाते हैं तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सीड्स की स्टोरेज हम प्रॉपर कर सकें। इसकी वजह से इवन हमारा 10 से 15% का सीड प्रोडक्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। अब क्या है, हाइब्रिड सीड्स की बात करूं, जेनेटिकली मॉडिफाइड की बात करूं, तो वो क्वालिटेटिव तो है लेकिन उनके प्राइस इतने ज्यादा हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। फिर कुछ रेगुलेटरी चेंजेस भी हैं, जैसे सीड सर्टिफिकेशन या क्वालिटी कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, दैट्स क्रिटिकल। R&D के ऊपर अगर मैं बात करूं तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ग्लोबली सिर्फ 1% पैसा R&D पे लगाया जाता है, बाकी नहीं लगाया जाता, दैट्स ऑल्सो बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। सीड रिप्लेसमेंट की बात की जाती है तो इंडिया में 20 to 35% फॉर द मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, जो कि आपके 20 to 50% होना चाहिए। मतलब ये रिप्लेसमेंट रेट का क्या मतलब है कि जैसे आपने एक क्रॉप ग्रो की, ठीक है, उसके ही सीड्स अगर आप यूज कर लो तो उससे इनपुट कम हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, दैट्स अ चैलेंज। ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज तो चैलेंज है ही, सीड्स अच्छे होने चाहिए, ट्रेडिशनल वैरायटी जो है अब लेस सुटेबल हो गई है, और फिर अवेयरनेस और ट्रेनिंग वो भी बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है। तो इन सब को हमें ठीक करना चाहिए। वे फॉरवर्ड अगर मैं बोलूं तो आपका वे फॉरवर्ड सीड्स के लिए ये हो सकता है। ऐसे ही फर्टिलाइजर के साथ में प्रॉब्लम है, एक तो इम्बैलेंस यूज है। किस टाइप का इम्बैलेंस यूज है, एनपीके का इंडिया के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम क्या है आपका 6.7:2.4:1, रिकमेंडेड क्या है 4:2:1। अब आप देख सकते हो कि एनपीके रिकमेंडेड ये है, हमारे यहाँ पे ये यूज होता है, तो आप देख सकते हो ना फर्टिलाइजर का कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है, क्योंकि फर्टिलाइजर का काम था प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना और वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है मेरे पास। फिर आता है आपका ओवर यूज या एनवायरमेंटल इंपैक्ट, 55 मिलियन टन ऑफ फर्टिलाइजर्स अप्रोक्सीमेटली ओवर यूज होता है इंडिया, दैट्स अ प्रॉब्लम। और जितना ज्यादा यूज होगा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट पे उतना ही बर्डन भी क्रिएट हो जाता है। अगर मैं क्वालिटी और अडल्ट्रेशन की बात करूं तो क्वालिटी इशू है, 15% के आसपास ऐसे फर्टिलाइजर हमारी मार्केट में देखने को मिलते हैं जो कि क्वालिटेटिव नहीं है, अप टू द मार्केट नहीं। सप्लाई चेन इशू भी है फार्मर को, क्योंकि देखो सीजन होता है इस चीज का कि भाई इस सीजन के अंदर मुझे ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए, अब वो सीजन में डिस्टर्बेंस हो जाए, उसमें सप्लाई ना हो तो दैट्स अ क्रिटिकल इशू, वो भी आ जाता है। पोटास और फॉस्फोरस, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, इंडिया के अंदर नहीं मिलता, 90% पोटास और 50% फॉस्फोरस हम इंपोर्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई हमारे लिए क्वालिटी इश्यूज भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अवेयरनेस ट्रेनिंग की बात करें तो फार्मर को 35% जो फार्मर्स हैं वो करेक्ट लेवल पे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, बाकी सबको पता ही नहीं है करेक्ट वे क्या है, तो वो गलत तरीके से उसका यूज भी करते हैं। सॉइल टेस्टिंग, भाई इसी से तो पता लगेगा कि सॉइल में क्या रेशियो है एग्जैक्टली। सॉइल टेस्टिंग में हमारे पास सॉइल हेल्थ कार्ड है, स्कीम है, बट स्टिल उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर यहाँ पे नहीं है। फिर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि जो आपका फर्टिलाइजर है ना उसमें 10% जो वैल्यू है, कॉस्ट जो है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की ही देखने को मिल जाती है, दैट्स अगेन बिकम आ क्रिटिकल कंडीशन। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो फर्टिलाइजर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इन सब को अगर आपसे पूछे क्या सोल्यूशन होंगे, इन सब को ठीक करो, ठीक है ना, एक एक पॉइंट करते जाओ और आप बता दोगे क्या ठीक करना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरली पेस्टिसाइड्स के ऊपर भी चैलेंज है, पेस्टिसाइड्स का भी ओवर यूज और मिसयूज ज्यादा होता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 6000 मेट्रिक टन ऑफ पेस्टिसाइड्स ज्यादा यूज होता है। उससे हमारे पास क्या होता है, जो बायोमैग्निफिकेशन है ना उसकी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। फिर हमारे पास अडल्ट्रेशन है, 3 मिलियन केसेस पेस्टिसाइड्स के आए हैं हर साल ग्लोबली आते हैं, जिसके अंदर क्या होगा सबसे सिग्निफिकेंट केसेस WHO का कहना है कि इंडिया से आते हैं। क्यों, क्योंकि हम ज्यादा पेस्टिसाइड के यूज करते हैं, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, हमारे लिए क्रिटिकल इशू क्रिएट करते हैं।
ऐसे आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इंडिया का जो सरफेस वाटर है ना, 70% सरफेस वाटर वो कंटेमिनेट हो चुका है। किसकी वजह से हुआ है? पेस्टिसाइड्स की वजह से, क्योंकि सस्टेनेबल होते हैं, जल्दी से डिग्रेड नहीं होते हैं। फिर इनके आपके जो रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं वो भी हैं भाई, एक तो एनफोर्समेंट ही वीक है, ठीक है ना, और दूसरा इनके आउटडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, उसी हिसाब से चलता रहता है। कॉस्ट काफी हाई है, तो फार्मर को जेन्युइनली जब रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो भी काफी प्रॉब्लम हो जाती है। अवेयरनेस ट्रेनिंग के नाम पे कुछ नहीं है, इसलिए फार्मर को जो मन करता है वो उसको यूज कर लेता है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, इतने लंबे टाइम से अगर हम पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे तो स्पीसीज क्या करेंगे, वो तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे ना। आपको पता होना चाहिए 500 से ज्यादा स्पीसीज ऐसे हैं, पेस्ट जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। फार्मर को लगता है अब हम कम यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज करें, लेकिन वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट ही नहीं होता, तो इसलिए क्रॉप को फायदा भी नहीं मिलता, लेकिन इनपुट बढ़ जाती है, वो प्रॉब्लम आती है। फिर एक्सेसिबिलिटी और स्टोरेज, वो भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड डेफिनेटली हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज हैं वो तो कम्बरसम है, ठीक है। फिर आती है मेरे पास प्रॉब्लम इरिगेशन की, एग्रीकल्चर के अंदर। तो इरिगेशन के अंदर एक तो सबसे लिमिटेड कवरेज है, सिर्फ इंडिया का 48.8% नेट शोन एरिया ऐसा है जो इरिगेटेड लैंड के अंदर आता है। ऑन द सेम वे अब देखो, इरिगेशन पे 4 बार क्वेश्चन पूछा गया, 4 बार लगातार 4 साल इरिगेशन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पॉइंट, 250 वर्ड्स लिमिट आती है। 10 पॉइंट्स दे रहा हूं, इसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इरिगेशन के लिए पूरा क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। पहली चीज लिमिटेड कवरेज, कितना लिमिटेड, 48.8% कवरेज है, बाकी एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन नहीं होता। इनएफिशिएंट वाटर यूज होता है, ट्रेडिशनल मेथड है जो कि जिसकी वजह से 30 to 40% एक्स्ट्रा वाटर यूज होता है, वाटर स्कैर्सिटी आती है। अब ज्यादा वाटर यूज होगा, इनएफिशिएंट होगा, तो हमें ये पता लगेगा कि 60% ऑफ इरिगेशन जो है ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है और ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है। मेंटेनेंस की बात करूं तो इंफ्रा प्रॉपर मेंटेन नहीं है, और इसी वजह से वो क्या होता है, अनयूटिलाइज रह जाता है। हाई कॉस्ट ऑफ इरिगेशन क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज, जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो कॉस्टली होती है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज है कि देखिए कई बार तो हम गलत क्रॉप यूज करते हैं, ओवर इरिगेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल जो है वो सलाइन हो जाती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन देखने को मिलती है, जिससे कि हमारे पास एग्रीकल्चरल आउटकम जो है वो डेफिनेटली हमारा खराब हो जाता है। तो फार्मर के लिए अगेन सारी प्रॉब्लम्स वापस से फिर रिपीट हो जाएंगी। अब क्या होगा, और पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं, भाई हमें कहीं ना कहीं से वाटर जो है वो सप्लाई तो करना पड़ेगा, पावर तो उसको देनी पड़ेगी, पावर सप्लाई हमारे यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, वो भी एक काफी बड़ा इशू है। और जिस जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो वो एक मिसमैच यहाँ पे आ जाता है आपका। और लैंड होल्डिंग क्योंकि फ्रेगमेंटेड है, तो मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, दूसरा वहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो मैं अब क्या करूँ, सभी में इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप कर पाना वो मेरे लिए भी काफी बड़ा चैलेंज जो है वो हो जाता है। ऐसे ही लैंड के साथ भी चैलेंजेस हैं। लैंड के चैलेंज, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, 1.08 हेक्टेयर लैंड एवरेज साइज है। अब फार्मर इतने पे क्या बेनिफिट कमाएगा, वो प्रॉब्लम है। लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट, 40% ऑफ जो सिविल केसेस जो हैं आपके वो लैंड डिस्प्यूट पे चलते हैं। फिर आपका इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, 10% ऑफ द लैंड ओनर के पास 54% लैंड है, तो बच गए जो 90% के पास में, उनके पास में बहुत कम लैंड है। आपको ये पता होना चाहिए बॉटम 50% तो सिर्फ 2% लैंड को ही होल्ड करते हैं। इनइक्वलिटी इतने एक्सट्रीम लेवल पे है। फिर लैंड टाइटल क्लियर नहीं, 90% जो लैंड पार्सल्स हैं हमारे वो रजिस्टर्ड नहीं है, या तो कोई प्लॉट के नाम पे रजिस्टर्ड है, कोई एग्रीकल्चर लैंड के नाम पे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब लैंड रिफॉर्म्स हमने किए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के अंदर अगेन प्रॉब्लम आई, तो वो प्रॉब्लम है। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, मतलब कोई लैंड का ओनर है ही नहीं, किसी रिलेटिव के नाम पे इस तरीके से उस तरीके से लैंड देखने को मिलती है जिसपे एग्रीकल्चर जो किया ही नहीं जा रहा। टेनेंसी रिफॉर्म्स की बात है, 12 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने टेनेंसी सिक्योर किया हुआ है। मतलब मान लो मैं फार्मर हूं और मैं लैंड पे टेनेंट हूं, ठीक है ना, मैं एग्रीकल्चर करना चाहता हूं, मैंने उसको रेंट पे ले लिया। अब क्या सिक्योरिटी है, मान लो कल को मैं कुआं बना दूं उस पे एग्रीकल्चर इरिगेशन करने के लिए, ताकि मैं अच्छा एग्रीकल्चर कर सकूं, और वो बंदा किसी और को दे दे किराए पे, देयर इज नो सिक्योरिटी, तो वो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। और जहां तक सवाल है वुमेन्स के लैंड राइट का, तो यू नो कि ओनली 12.8% ऑफ द प्राइवेटली जो ओन लैंड है वो वुमेन के पास में है, बाकी सब जो है वो मेल ऑनर है।
और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता जा रहा है तो वो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो धीरे धीरे डाइवर्ट होकर किसी अदर पर्पज से यूज हो रही है, वो भी एक क्रिटिकल सिचुएशन है। ठीक है ना। अब देखो लैंड रिफॉर्म्स पे काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, 2023 के अंदर भी आया था कि क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं। तो मैंने आपको पूरे लैंड रिफॉर्म दिए, जमींदारी सिस्टम, टेनेंसी रिफॉर्म, सीलिंग ऑन लैंड, कंसोलिडेशन लैंड, लैंड रिफॉर्म एक्ट, भूदान ग्रामदान, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, ई नैम और फॉरेस्ट राइट एक्ट। क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव, एक ही जगह पे रीड आउट करने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन के अंदर ये 9 से 10 लैंड रिफॉर्म्स मेंशन करते हो तो दिस इज द होल लैंड रिफॉर्म्स जो आपका एक ही स्लाइड में कंप्लीट हो जाता है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव रहे और फिर क्या बेनिफिट रहे, डेफिनेटली आपको फायदा मिले। तो लैंड रिफॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्वेश्चन हुआ था कि भाई टेक्नोलॉजी क्यों एफिशिएंट नहीं बना पा रही एग्रीकल्चर को। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक तो हम हाई कॉस्ट होती है टेक्नोलॉजी की, हाई कॉस्ट पहले ही आपके प्रोहिबिट कर देती है, फार्मर के पास में इन्वेस्टमेंट का वो नहीं होता अपॉर्चुनिटी। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी कम है, इंफॉर्मेशन भी लैक करती है, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास नहीं है, आपकी लैंड होल्डिंग फ्रेगमेंटेड है, इसलिए उसका उसके ऊपर अलग अलग लेवल पे टेक्नोलॉजी डेवलप करना प्रॉब्लम है। डिजिटल लिटरेसी ज्यादा नहीं है, कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, पावर सप्लाई नहीं है, आपका इंटरनेट इश्यूज हैं, तो वो भी काफी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और चेंज करने के लिए हम रेजिस्टेंट रहते ही हैं, तो वो भी काफी बड़ा इशू देखने को मिलता है। राइट। इसी तरीके से आपका अब टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन किस किस लेवल पे हो सकते हैं। एक तो प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे जीपीएस वगैरह का यूज करेंगे तो एग्रीकल्चर में पता लगेगा कहाँ कितनी रेनफॉल हुई है, ज्यादा हुई है, कम हुई है। बायोटेक्नोलॉजी, इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होंगी। ड्रोन्स और एरियल ड्रोन, अब तो दीदी ड्रोन भी चला दिया ना, जिसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि आप ड्रोन ले लो, एग्रीकल्चर के लिए यूज करना, आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा, लोन मिलेगा और आप उसको यूज कर लो। ऐसी सोयल हेल्थ मॉनिटरिंग सोयल हेल्थ कार्ड के थ्रू की जा रही है, इरिगेशन मैनेजमेंट की जा रही है, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, फार्म मैनेजमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर प्लानिंग के थ्रू, ताकि लैंड जो है राइट वे से रजिस्टर हो सके। और मार्केट इन्फॉर्मेशन वो भी स्प्रेड की जाती है। कुछ मोबाइल ऐप्स आ चुकी हैं, ई मंडी जैसे हो गया कि आप जाओ, आपके पास कमोडिटी है, उसको रजिस्टर करो और आप अपना उसको सेल कर सकते हो। दीज आर शॉर्ट ऑफ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डेफिनेटली वो फार्मिंग में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। अब देखो टेक के बाद में सवाल आता है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि हमें पता है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में ट्रांसपोर्ट करना काफी जरूरी होता है। ट्रांसपोर्ट में यस इंफ्रा पुअर है, 60% रूरल जो आपके एरियाज हैं उनके अंदर पुअर कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। जहां कनेक्टिविटी है वहां ट्रांसपोर्टेशन को, सब आप डीजल पेट्रोल इनके प्राइस देखो काफी ज्यादा हो चुके हैं। फिर फार्मर अगर होल्ड करना चाहता है क्रॉप को तो कोल्ड चेन स्टोरेज उसके पास में नहीं है, लॉजिस्टिक इनएफिशिएंट देखने को मिलते हैं, रेल कनेक्टिविटी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फार्मर के पास में स्टोरेज कैपेबिलिटी भी नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट में आती हैं, हमें उनको रिजॉल्व करना जरूरी है। एंड फाइनली हमें प्रोसेसिंग को भी ठीक करना चाहिए, जैसे कि कॉस्ट जो है टेक्नोलॉजी की वो मिनिमाइज करें हम, रेगुलेटरी जो हर्डल्स हैं वो नहीं होने चाहिए, इनएफिशिएंसी सप्लाई चेन में नहीं होनी चाहिए। तो ये शॉर्ट ऑफ सारे टोटल पॉइंट हैं जो मैंने सबसे एक्सट्रैक्ट करके एक ही जगह लिख दिए हैं। अगर आपको एक जनरल क्वेश्चन आता है कि भाई एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म हमें लाने चाहिए, दीज आर द शॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स जो हमें लाने चाहिए। ठीक है। अब देखो यार, एग्रीकल्चर के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि इंडिया में आना चाहिए। तो क्या फायदे होंगे और क्यों आना चाहिए। देखो हम पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज, मतलब दीज सॉर्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कि वहां पे होंगे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी मेंशन करोगे। इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आना चाहिए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब आ जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट हो जाएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो हम डेफिनेटली हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनके ऊपर आप एग्रीकल्चर के अंदर काम कर पाओगे। और इसमें सबसे बड़ा काम हमें करना है वो करना है हमें एग्रीकल्चर की मार्केटिंग वाले एस्पेक्ट पे, क्योंकि मार्केट में एक्सेसिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। फार्मर को राइट प्राइस राइट लेवल पे मिल सके। हाई फीस मार्केट के अंदर चार्ज की जाती एपीएमसी के अंदर वो खत्म होनी चाहिए। इनएफिशिएंसी एपीएमसी के अंदर देखने को मिलती है वो खत्म होनी चाहिए। मिडल मैन का डोमिनेंस जो है वो भी डेफिनेटली खत्म होना चाहिए। लिमिटेड मार्केट एक्सेस वो खत्म होना चाहिए। रेगुलेटरी बैरियर्स जो लगे रहते हैं उसको खत्म करो। अब देखो मार्केट अगर यूनिफॉर्म होगी तो प्राइस वोलेटिलिटी भी खत्म हो पाएगी, तो वो भी हमारे लिए काफी अच्छा टारगेट होगा। लिमिटेड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, लेकिन बंदे को फार्मर्स को टेक्नोलॉजी फेमिलियर किया जाए। ठीक है, तो वो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे जिससे हम मार्केटिंग को बेहतरीन बना पाएंगे। इससे हमारे पास फायदा ये होगा कि हम मार्केट एक्सेस एक्सपेंड कर पाएंगे, मिडलमैन कम हो जाएगा, प्राइस राइज होगा, हमारे पास रेगुलेटरी जो रिफॉर्म्स हैं वो ईज आउट हो जाएंगे। तो दो सॉर्ट ऑफ जो हमारे पास अच्छे काम हो रहे हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कोल्ड चेन स्टोरेज अच्छा डेवलप होगा।
तो ये शॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर के कुछ एस्पेक्ट हैं और इस सारी एस्पेक्ट को आप अगर कवर करते हो तो मैं कह सकता हूं एग्रीकल्चर का किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, करीबन हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप आराम से उसको टैकल कर सकते हो। ये थीम है कुछ जो मैंने दिखाया आपको, मार्केटिंग पे, ग्रीन रेवोल्यूशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, फार्मर सुसाइड पे, ये कुछ थीम्स है जिन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर या फिर वुमेन फार्मिंग के ऊपर। तो इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड करेंगे एंड हियर इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।